सो यहाँ बैठे सभी प्रतिभा के धनी और उत्कृष्ट योगदान से भरे हुए आप सब लोगों का मैं सादर स्वागत करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जितना आप प्रतिभा के धनी हैं और सिर्फ हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर एक प्रतिभा है, बल्कि इसलिए भी हैं क्योंकि आपने देश के इस उत्कर्ष समर्थ के उत्सव में और उत्कृष्ट बनाने के लिए योगदान करने का निर्णय लिया। और मैं इस कार्यक्रम का कार्यक्रम निदेशक हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा योगदान है और आपकी कंपनी या आपकी संस्था जो है वो भागीदार है या पार्टनर है, पार्टिसिपेंट है या उनका कम योगदान है, ऐसा कतई नहीं है। हम सब, बल्कि आपका योगदान ज़्यादा है क्योंकि आज प्रॉफिटेबिलिटी और तकनीक, उद्योग, लालच, ग्रीड की भाग दौड़ में राष्ट्र कब पीछे छूट जाता है, पर्यावरण कब पीछे छूट जाता है, आपका क्षेत्र, आपका गांव, आपका घर कब पीछे छूट जाता है, पता भी नहीं चलता। और मैं आप सबका इस अनूठे कार्यक्रम में, शायद ही आप में से कुछ लोग होंगे जो किसी पद पे नहीं होंगे, सो ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है या फिर बोर्ड की मीटिंग है, ऑडियंस शायद ही यहाँ पे कोई है, हम सब यहाँ एक बराबर स्तर के पार्टिसिपेंट हैं। मैं आप सबका इस अनूठे कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और आपको एक वचन देता हूँ। मुझे नहीं पता आप अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग क्या संदेश यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ कि जो भी आप यहाँ से लेके जाएंगे, कम से कम आपको लंबे समय तक एक एहसास दिलाता रहेगा कि आपने अपने कारोबार को और अपनी प्रतिभा को सिर्फ राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी खड़ा किया है। और आज के समय में ये जो दृष्टिकोण है राष्ट्र के लिए खड़ा होने का या पर्यावरण के लिए खड़ा होने का, इस दृष्टिकोण को सर्वाइवल ऑफ एक्सटिंक्ट कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ स्ट्रगल कहते हैं, जीवित रहने का संघर्ष कहते हैं। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है भारत अपने हितों के लिए बहुत लंबे समय से स्ट्रगल करता है और हर मोड़ पे, हर क्षेत्र में हम एक अदृश्य आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आर्थिक लड़ाई जब भी किसी नए प्रोजेक्ट को विकसित करने की होती है तब लड़ी जाती है, जब भी किसी हाइडल पावर प्रोजेक्ट को विकसित करने की होती है, डैम को विकसित करने की होती है, न्यूक्लियर प्लांट को विकसित करने की होती है, उद्योग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, तब पर्यावरण का कोई फर्जी झंडा उठाए एनजीओ सामने आकर धरना देने बैठ जाता। 2014 के बाद जब इस तरह के कार्यक्रमों की परतें खुलनी शुरू हुई तो पता चला ये फॉरेन फंडेड, ये विदेशों से संचालित है। और ये लड़ाई नई नहीं है जो आप और हम लड़ रहे हैं। हमारे भारत रत्न और बहुत प्यारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जब भारत आज़ादी के बाद पहली बार एक शक्ति के रूप में उभरना शुरू हुआ था, हम तब से इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का, दबाव का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये दबाना क्या चाहते हैं? जो भी हो, आई थिंक आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बहुत सारे षड्यंत्र किए जाते हैं, लेकिन ये शायद मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये दबाना क्या चाहते हैं? हमारी संस्कृति, हमारी तकनीक,
हमारी उत्कृष्ट योग्यता, आध्यात्मिक ज्ञान, सैन्य शक्ति, न्यूक्लियर शक्ति, ये सब तो ऐसे भी नहीं दबा सकते। ये दबाना चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। भारत इस समय रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जिस मार्ग पर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, हम पिछले 75 सालों में आज़ादी के जो कुछ भी शायद उपलब्ध नहीं कर पाए हों या हासिल नहीं कर पाए हों, वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगले 25 सालों में हासिल करके रहेंगे। जब मैंने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस ज्वाइन किया था 2014-15 में, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। मेरे साथ ड्यूश बैंक से, जेपी मॉर्गन से, मिशेलिन इंडिया से, आईबीएम से, कैनरी से, बीसीजी से, मैकेंजी से, गोल्डमैन सैचेस से, यूएन से, वर्ल्ड बैंक से, आईआईटी से, आईआईएम से, आईएसबीएम से, स्टैनफोर्ड से, कार्नेल से लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। उसमें से कुछ लोग प्रशांत किशोर भी थे जिन्होंने आगे चुनाव के लिए समझौते कर लिए। उसमें से कुछ शुभराष्ट्रा भी थी जिन्होंने देश का सर गर्व से ऊंचा किया। लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा निस्वार्थ योगदान, बलिदान, जो भी कह लें, करते हुए नौकरी को छोड़ देना, बीवी की, बच्चों की, घर की जिम्मेवारी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन का हिस्सा बनने का कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है। क्या हमारा निस्वार्थ योगदान कम पड़ गया? आज देश की अर्थव्यवस्था, जिसको कभी हम फर्जाइल 5 कहा करते थे, 142 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के रैंक से 63rd पर आ गई है। और हम टक्कर किससे ले रहे हैं? 50 का टारगेट रखते हैं। आप सब मेरी वेबसाइट पे देखते हैं, वी आर एमिंग टू 50th ग्लोबल वर्ल्ड बैंक रैंकिंग। 58 में इटली है। आप किससे टक्कर लेने जा रहे हैं? इटली के मुकाबले देश में आविष्कार और तकनीक, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए सुगम रास्ते बना पाए हैं। मैं बहुत रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ और करता भी हूँ हमेशा। जो तकनीक इटली जा रही है और जो तकनीक इंडिया आ रही है, क्या हमने उतनी जो उसकी लैंडिंग है वो स्मूथ कर दी है? सरकारी तंत्रों में ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को जब आप जाके किसी नई तकनीक के बारे में बताते हैं, कुछ क्षण के लिए उनमें बहुत उत्साह दिखता है, बहुत एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, लेकिन उसके व्यापक इस्तेमाल के लिए, उसके मास अडॉप्शन के लिए जिस तरह की नीति निर्धारण पॉलिसी आपको चाहिए, क्या वो आपको मिलती है? जवाब है ज़्यादातर तौर पे है नहीं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में सरकारी तंत्र आपके मेरे टैक्स से चलता है, हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ खाता पीता उठता बैठता है, लेकिन उसको हमारे लिए पॉलिसी बनाने के लिए फॉरेन से कंसल्टेंट अपॉइंट करने पड़ते हैं। हमारी योग्यता कम पड़ गई है। अमेरिका, इटली, ग्लोबल एमएनसी कंपनीज आके हमें बताती है, हमारे अधिकारियों को, हमारे मंत्रालयों को औपचारिक रूप से आके बताती हैं कि आप देश कैसे चलाओ, टेंडर कैसे बनाओ, आप विकास कैसे करोगे, और इसके लिए करोड़ों रुपए लेके जाती है। मुझे याद है 2014 में मैं हेल्थ का एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा था। अब वो आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। उस समय उसका कुछ टेक्निकल नाम था, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल चाइल्डहुड इलनेस। उस समय NHAI की हालत बहुत ख़राब थी। लोग पेमेंट लेने के लिए कोर्ट में जाया करते थे NHAI से, इतनी हालत ख़राब थी। 2014 के बाद माननीय मंत्री श्री गडकरी जी ने मंत्री पद का पदभार संभाला और अलॉटमेंट में
प्रोक्योरमेंट में बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे सुधार किए। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कुछ नए फंडिंग, हाइब्रिड फाइनेंसिंग मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जैसे मॉडल्स भी लेके आए। और वर्ल्ड बैंक से लेके IMF तक, मूडीज से लेके क्रिसिल तक, सबने उनकी सराहना की। जहां हम दिन में 9 किलोमीटर रोड बनाते थे, 38 से 40 किलोमीटर रोड बनाने लगे। और कुछ दिन पहले 105 घंटे में 75 किलोमीटर रोड बनाने का गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या देश में प्रतिभा की कमी है, प्रतिबद्धता की कमी है, या नेतृत्व की कमी है? मुझे नहीं लगता। सुरक्षित ईवी बनाना असंभव है। जो फॉल्ट करने वाली बैटरी है उनको पहचान करके इस्तेमाल से बाहर निकालना असंभव है। फिर आग की ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? सफल परीक्षण करना मुश्किल है, रिसर्च करके उसको वातावरण के अनुकूल बनाना मुश्किल है, हाईवे बनाना मुश्किल है, या उसको प्रॉफिटेबल बनाना मुश्किल है। 10 महीने तक बैठ के कार्यालयों में टेंडर लिखना जरूरी है, या 6 महीने का पायलट करना ज्यादा जरूरी है? मैं मानता हूं आप सब भी जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में सिग्निफिकेंट सुधार हुए हैं। पिछले दिनों टीवी के कार्यक्रम में मुझे माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी को मिलने का और उनको सुनने का मौका मिला। एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि सर, पहले गड्ढों में सड़क होती थी कि सड़क में गड्ढा होता था, जनता जान नहीं पाती थी। जनता सिर्फ इतना जान पाती थी कि जब तक ठेकेदारों की और सरकारी तंत्र की साठगांठ चलती रहेगी, सड़कें ऐसी ही रहेगी। सो आपने इस अंदर तक घुसी हुई भ्रष्ट व्यवस्था का उपाय कैसे निकाला? जानना चाहते हैं आप मंत्री जी ने क्या कहा? टीवी पे थे, लाइव चल रहा था शायद। उन्होंने मेरी ओर इशारा करके कहा कि वो सज्जन हैं, दिल्ली, जयपुर, आगरा पे कोई पायलट ट्रायल रन कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि कितनी बार मेरे घर आए हैं और कितनी बार मुझसे मिले। वही नहीं, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के टेंडर जीतने वाले, काम करने वाले लोगों को मैं मंत्री होते हुए भी व्यक्तिगत रूप से आज तक कभी मिला ही नहीं। आज मैं भी ये बात साफ कर देता हूं। एक कार्यशाला में, वर्कशॉप में, कॉन्फ्रेंस में, कार्यक्रम में मौखिक रूप से इस प्रस्ताव को रखने के बाद मैं सिर्फ 1 या 2 बार औपचारिक रूप से नेशनल हाईवे ईवी का प्रस्ताव रखने गडकरी जी के पास गया। 5 मिनट के कन्वर्सेशन में उन्होंने 500 किलोमीटर के इस प्रॉमिसिंग ई हाईवे पायलट के लिए जो भी आश्वासन था, जो भी सपोर्ट दिया जा सकता था, उसको उन्होंने दिया। और सिर्फ उस दिन, उस वक्त नहीं, आगे आने वाले 2.5 सालों तक उनके मंत्रालय से, उनके अधिकारियों से जब जब नीति निर्धारण में किसी तरह की पॉलिसी की इंटरवेंशन की जरूरत हुई, वो मदद मिली। चाहे वो NHAI की जमीन को इस्तेमाल करने का रिफॉर्म हो, या गाड़ी और बैटरी अलग अलग बेची जाएगी, इसके ऊपर अनुमति या आदेश हो, जिससे आज हम स्वैपिंग की बात कर रहे हैं, गाड़ी की कीमत पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक को बराबर करने की बात कर रहे हैं। जब जब जिस चीज की जरूरत हुई, मिला। आर्थिक अनुदान और फाइनेंस की तो वैसे भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को जरूरत मंत्रालय से नहीं थी, लेकिन आज इस कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, उनके सपने बहुत ऊंचे हैं। 500 किलोमीटर का तो सिर्फ हमारा ई हाईवे है। हम 2024 तक 5000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाएंगे। बैटरी को आग से सुरक्षित बनाना है,
स्वैपिंग को आसान बनाना है, हाईवे पर स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गांव-गांव तक, छोटे शहरों तक पहुंचाना है और गर्व से सीना तान के कहना है कि जर्मनी के बाद, जर्मनी से पहले दुनिया का सबसे लंबा, सबसे उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक हाईवे हमारे पास है और वो सिर्फ एक पायलट है जो दुनिया का सबसे लंबा है, जिस पे आपकी गाड़ी खराब होगी तो 30 मिनट के अंदर आपको रोड साइड असिस्टेंस तकनीकी सहायता के साथ उपलब्ध होगी। फ्लीट ऑपरेटर्स अगर गाड़ी खरीदेंगे तो उनको सिर्फ 70% कीमत देनी होगी, क्योंकि बैटरी और चार्जिंग मिलेगी सब्सक्रिप्शन पर। NHEV के सारे चार्जर पहले दिन से ही 30% यूटिलाइजेशन पर होंगे और पूरे इकोसिस्टम में कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपने ब्रेक इवन तक पहुंचेगा सिर्फ 36 महीनों में। हमने अपनी टांग अड़ा दी है, 2 प्रोटोटाइप चार्जिंग स्टेशन बना दिए हैं जो भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन हैं। 24 घंटे में 1500 गाड़ियों को चार्ज करने की ताकत रखते हैं और अभी 72% यूटिलाइजेशन के साथ चल रहे हैं। 2 और दिल्ली में और नोएडा में अभी प्रोटोटाइप बनाएंगे और 30 ऐसे चार्जिंग स्टेशन जयपुर, दिल्ली, आगरा के बीच में बनाएंगे पायलट में। दिल्ली आगरा का ट्रायल रन कोविड का वर्ष होने के बावजूद 2020 में समय से पूरा किया गया। आज दिल्ली से जयपुर टेक ट्रायल रन की डेट भी अनाउंस हो जाएगी इस कार्यक्रम में और जिन्होंने स्टेशन नहीं देखे हैं वो सब अगस्त के महीने में उसका मिनिएचर प्रोटोटाइप देख पाएंगे। अगले महीने स्टेशन के आवंटन मतलब अलॉटमेंट खोले जाएंगे। ऊर्जा मंत्रालय को सभार, क्योंकि पेट्रोल पंप की तरह आपको चार्जिंग स्टेशन ओन करने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। PSUs के लिए प्री एलोकेशन राउंड 2021 अक्टूबर में पूरे कर लिए गए हैं। फिर भी प्रेफरेंशियल एलोकेशन के लिए PSUs को दिए जाने के बाद पावर और पेट्रोलियम के PSU को प्राथमिकता दी जाएगी। जो स्टेशन बच जाएंगे वो आम लोगों को PPP मॉडल पर दे दिए जाएंगे। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े 5 और शॉर्ट टर्म पायलट्स की घोषणा होगी। कुछ नए अनुबंध बनेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, कारोबार को भी बनाएंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे। काम बहुत सारा है, मिलकर करेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।